हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय संविधान। हमारा जो चैप्टर चल रहा था भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तो आज देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तो हम संविधान की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस प्रकार से जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, तो वन बाय वन करके हम इन भागों की ओर चलेंगे। 12 अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां भी पढ़ेंगे और यहाँ पर 395 अनुच्छेद हैं तो उनको भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते फिर इस क्लास की ओर, देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है हमारा, तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, जीडी, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस भारतीय संविधान की पुस्तक को। यहाँ पर देख रहे हैं क्लास जो है आपकी, तो ये जीएस जीके इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान की क्लास है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जो संविधान निर्माण करता है, ये संविधान निर्माण करता है बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी जीवन गाथा, इन्होंने संविधान का निर्माण किया, क्यों किया, ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। यहां पर देख रहे हैं मोटिवेशनल थॉट्स है, तो यहां पर लिखा है इंसान सफल तब होता है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है, तब इंसान सफल होता है। यहां पर देखते हैं सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जा सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं, बल्कि आप स्वयं हैं जो आप अपनी मंजिल तक खुद को ले जा सकते हैं। बल्कि आप खुद को कहीं भी ढूंढते रहें, लेकिन अपने आप को सफलता की ओर स्वयं आप ही ले जा सकते हैं। अपने मकसद में स्वयं पूरा, अपने मकसद को पूरा तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं परिश्रम करेंगे और तभी खुद को आगे बढ़ सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर ये संविधान की पुस्तक है, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने ये संविधान की हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो भारतीय संसद में रखी हुई है, ये ओरिजिनल बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। बाकी जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो वहां का ये दिखाई दे रहा है, ये परचम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी सभी सदस्य यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा चैनल है स्टडी वेल 77, ये हमारा चैनल है स्टडी वेल 77, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी का बेस्ट कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं संविधान की ओर, प्रारंभ करते हैं। संविधान क्या है आइए जाने। भारतीय संविधान की पुस्तक है भारतीय संविधान। यहां पर देखते हैं भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। अब यहां पर देखते हैं कि संविधान क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो यहां पर बताएंगे कि संविधान जो है भारतीय संविधान तो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, यानी कानून का हर एक प्रकार का लेखा जोखा, या भारत देश में जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं तो संपूर्ण व्यवस्थाएं इस संविधान के अंतर्गत ही की गई हैं। आगे देखते हैं जो देश की शासन, यहां पर देखते हैं देश के शासन, अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। हमारा जो भारतीय संविधान है तो मतलब यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं, भारत में जितने भी भारतीय नागरिक हैं, तो सभी के अधिकारों, उनके अधिकारों और नागरिकों की कर्तव्यों और इनको दर्शाता है, इन्हें परिभाषित करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग
और 8 अनुसूचियां यहाँ पर देख रहे हैं, 8 अनुसूचियां दिखाई दे रही हैं। जब भारतीय संविधान बना था तब भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां बनी थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो कि बाद में इन्हें जोड़ी गई हैं। आगे देखते हैं मुख्य विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं संघीय व्यवस्था। यहाँ पर संघीय व्यवस्था अर्थात भारत देश जो है, तो भारत देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर जो भारत एक संघ बना है, तो इसकी संघीय व्यवस्था है। तो ये संघीय व्यवस्था का यहाँ पर देख रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। यहाँ पर देख रहे हैं केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र जो है हमारा तो भारत है, भारत एक संघ है और संघ में राज्य जो है 28 राज्य हैं, तो ये 28 राज्यों के बीच की जो शक्ति है, 28 राज्य मिलकर एक केंद्र बनाते हैं, केंद्र का निर्माण करते हैं अर्थात एक संघ बनाते हैं। आगे देखते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? लोक का मतलब होता है लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है अर्थात लोग और तंत्र मीन्स होता है शासन, अर्थात लोगों का शासन या फिर जनता का शासन। इसी को दूसरे शब्दों में हम गणतंत्र भी कह सकते हैं। गणतंत्र ही लोकतंत्र का दूसरा शब्द है। इसी को हम जनतंत्र भी कह सकते हैं, जनता का शासन अर्थात जनता द्वारा चुनी गई सरकार। आगे देखते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात भारत देश में जो सत्ता होती है, तो भले ही भारत देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अगर संपूर्ण देश की सत्ता को संभाल रहा है, तो संपूर्ण सत्ता को संभालने का जो प्रतिनिधि है, देश का प्रधानमंत्री है, तो उसका चुनाव देश की जनता करती है। अर्थात जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अर्थात जनता वोट देती है। आगे देखते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अर्थात यहाँ पर भारतीय जो संविधान है, तो संविधान में सभी धर्मों को समानता और स्वतंत्रता दी गई है। जितने भी धर्म है भारत देश में, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध etc जितने भी धर्म हैं, तो सभी धर्मों को यहाँ पर भारतीय संविधान में समान समानता दी गई है और समान स्वतंत्रता दी गई है। आगे देखते हैं समानता, इक्वालिटी। ये क्या है? यहाँ पर देखते हैं नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान अवसर। यहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक हैं, तो सभी भारतीयों के लिए समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं और समान अधिकार दिए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर न्याय, 5वां नंबर है न्याय। अब ये न्याय क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय की पहुंच। अब यहाँ पर देखते हैं जो न्यायपालिका, देखते हैं कि भारत देश का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके जो मुख्य स्तंभ है वो 3 है। एक है आपका न्यायपालिका, एक है आपका विधायिका और एक है आपका कार्यपालिका। तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं, संविधान के 3 अंग हैं और इन तीनों में ही संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण संविधान समाया हुआ है। और जो भारत देश का जो चौथा स्तंभ है उसे मीडिया, अर्थात मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। बाकी जो 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये संविधान के मूल तथ्य हैं। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। जो जितने भी इंडियंस हैं सभी को 6, पहले जब भारतीय संविधान बना था तो पहले यहाँ पर 7 अधिकार रखे गए थे, लेकिन जो 7वां एक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया था। और बाकी वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में मात्र 6 अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा, जो मौलिक अधिकार हैं, तो संविधान है, तो संविधान क्या करता है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं तो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ यदि गलत होता है, किसी भी प्रकार के कोई हिंसात्मक अगर कार्य होता है, तो व्यक्ति अपनी याचिका न्यायपालिका में दायर कर सकता है। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 51 है उसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात यहाँ पर डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। डीपीएसपी का भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। राज्य के लिए नीति बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, यहाँ पर जो डीपीएसपी है, भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है, यह अनुच्छेद ये भाग 4 में देखने को मिलता है। भाग 4 में अनुच्छेद 51 का में से देखने को मिलता है। अनुच्छेद 51 है, यहां पर देखते हैं, यहां पर कहा गया है राज्य के लिए नीति, अर्थात जो राज्य के लिए अर्थात देश के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उन योजनाओं के लिए मार्गदर्शन अर्थात निर्देश देने का काम होता है इसमें डीपीएसपी में अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला देखिए 6 अधिकार दिए गए हैं। 6 अधिकारों में से देखते हैं, पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वल, ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है इसका प्रावधान। अगला है तीसरा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये अर्थात हमारे निजी, जिसको हम निजता का अधिकार, इसे हम जो तीसरा है इसे हम निजता का अधिकार भी कह सकते हैं। निजता, यदि व्यक्ति हमारे अनुच्छेद जो आर्टिकल है आपका 21 है, ये आर्टिकल 21 है, अगर किसी भी भारतीय नागरिक को अगर कोई व्यक्ति सता रहा हो या अनर्गल तरीके से उसके जीवन जीने का अधिकार, इसी को कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में कोई बाधाएं डाल रहा हो, यदि हम अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण, अपनी मेहनत मजदूरी जैसे भी कर रहे हैं, यदि दूसरा हमारा जीवन यापन में अगर दूसरा व्यक्ति कोई विघ्न डाल रहा है या हमें सता रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार का हमारे नियमों पर उल्लंघन कर रहा है, इस प्रकार से अगर प्रताड़ित कर रहा है, तो वहां पर हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद जो 32 है, जिसे संविधान की आत्मा कहा है, और किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 के तहत आप अपनी याचिका न्यायपालिका में दायर कर सकते हैं, वो भी निजता के अधिकार को लेकर, अर्थात जीवन जीने के अधिकार को लेकर। ये आपका व्यक्तिगत, यदि हम अपना व्यक्तिगत जीवन जिस आधार पर भी जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, जैसे भी हम वो कर रहे हैं, तो किसी दूसरा को ये नहीं होता कि आपके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप करे। हाँ, आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कानून के दायरे में आकर कोई आप कानून के नियमों का अर्थात संविधान के नियमों का उल्लंघन करें या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से आप कोई अनर्गल या गलत कार्य करें। बाकी आपको जो निजता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 है जो दिया गया है, तो आपके जीवन जीने का अधिकार कि संपूर्ण भारत देश में आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, आपको ये निजता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के तहत। आगे देखते हैं, यहां पर देख रहे हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 21 है जो अभी हमने बताया। चौथा है आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, वहां आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और वहां की संस्कृति को आप अपना सकते हैं, ये दिया गया अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। बाकी आपका जो बाकी एक अधिकार यहाँ पर छठवां छूट गया है, छठवां अधिकार भी है यहाँ पर एक, यहाँ पर सातवां जो था अनुच्छेद जो यहाँ पर 30 के बाद जो 31 था, जिसे निरसित कर दिया गया है और इसके बाद उसको हटाने के बाद वो आगे कर दिया गया है अनुच्छेद 300 में कर दिया गया है, और यहाँ संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक अधिकार आपका था यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था, तो यहाँ पर शोषण के अनुच्छेद जो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23-24, यहाँ पर अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यहाँ पर जो किसी कारखाने में छोटे बच्चे काम करते हैं तो उन्हें जब तक 18 वर्ष का बच्चा नहीं हो जाता, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, तब तक अगर कोई व्यक्ति किसी कारखाने में या कहीं अगर काम करवाता है तो ये अपराध माना जाएगा, इसकी श्रेणी में रखा गया है। और जो महिलाओं की या बच्चों की किडनैपिंग या गलत तौर तरीके से तस्करी होती है, किडनैपिंग करके खरीदना बेचना जैसे ये जो यहाँ पर जो सिस्टम होता है, तो उस पर लगाम लगाया गया है, वो भी अनुच्छेद 24 के तहत। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार कि महिलाओं और बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है। आगे देखते हैं, पांचवा यहाँ पर देख रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। वही 32 है जो अभी हमने बताया था, आपके निजता के अधिकार में यदि कोई किसी भी प्रकार का उल्लंघन कर रहा हो या किसी भी प्रकार से आपकी निजता में कोई दखल अंदाजी कर रहा हो, आपके जीवन जीने के अधिकार में किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न कर रहा हो, तो अनुच्छेद 32 को लेकर आप न्यायपालिका में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। और इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं नागरिकों की कर्तव्य। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में अब जैसे कि लोगों को अधिकार तो दिए गए हैं, अगर मांग रहे हैं हम लोग, अगर अपना अधिकार मांगते हैं, सरकार से अपने अधिकार मांगते हैं, तो फिर हमें हमारा कर्तव्य भी तो बनता है कि अपने देश के प्रति कोई ऐसा अनर्गल कार्य न करें, बल्कि अपने देश के प्रति इस प्रकार का कर्तव्य निभाएं कि अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है अपने देश की सहभागिता में, अपने देश के निर्माण में। तो जितने भी जनसंख्या है हमारे भारत देश की, तो प्रत्येक नागरिक जो है हमारे भारतीय, प्रत्येक नागरिक को हर वो अधिकार दिए गए हैं जो अधिकार हमें मिले हैं वो आपको मिले हैं, बाकी सभी नागरिकों को मिले हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कर्तव्य भी निभाने हैं। यहाँ पर देखते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, क्योंकि पहले बने ही नहीं थे। इसके बाद जब ये बने हैं तो इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 यहाँ पर देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये बाद में जोड़े गए, जो कि अनुच्छेद 51 का, अर्थात अनुच्छेद जो आर्टिकल है अनुच्छेद 51 का में इसे रखा गया है। और यहाँ पर अभी देख रहे थे कि जो मौलिक यहाँ पर जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अनुच्छेद 51 में रखे गए हैं भाग 4 में। और यहाँ पर ये भाग 4 51 का में रखा गया है नागरिकों के कर्तव्यों को, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात मौलिक कर्तव्यों को। जब ये मौलिक कर्तव्य बनकर तैयार हुए थे तब 10 थे, वर्तमान में ये 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो संविधान का पालन करना, कुछ कर्तव्य हैं, वैसे तो टोटल 11 हैं, बट यहाँ पर ज्यादा नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं जो मूल अर्थात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं। संविधान का पालन करना पहला कर्तव्य आपका है, संविधान का पालन करना। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना। हमारे देश में मतलब अशांति, कभी कभी अशांति फैल जाती है, अर्थात कभी बहुत ज्यादा अभद्रता हो जाती है, या गले मोहल्ले में या फिर देश में किसी भी प्रकार की शत्रुता की भावना ना रखना, और देश में शांति बनाए रखना, देश में एकता बनाए रखना और अखंडता की रक्षा करना।
तीसरा आपका जैसे है राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, अर्थात राष्ट्रीय संपत्ति जो सरकार है, संविधान के तहत जो सरकार चल रही है तो सरकार की सहायता करना और सरकार के साथ मिलजुल कर अपने देश की निर्माण में सहभागिता दिखाना। तो ये संपत्ति जो सरकार जो है देश की जो संपत्ति है उस देश की संपत्ति की रक्षा करना। आगे देखते हैं शिक्षा और सामाजिक सेवा में भाग लेना। जब भी कोई बात आती है अगर तो शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और सामाजिक सेवा करना, अर्थात समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करना। और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। जो पर्यावरण संरक्षण है, जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसे प्रदूषित ना करना और उसे मतलब स्वच्छता, उस पर स्वच्छता बनाए रखना ताकि बीमारियां इत्यादि जो भी हैं वो ना फैलें, क्योंकि हमारे जितने भी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, सब हमारे भाई बहन हैं, इसलिए भ्रातृत्व की भावना रखना। आगे देखते हैं ये कुछ कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब यहाँ पर संविधान के महत्वपूर्ण यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, वैसे तो महत्वपूर्ण सभी हैं, बाकी आपके 395 अनुच्छेद हैं, उनमें कुछ संशोधन किया गया है जिसके कारण और अधिक जोड़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला अनुच्छेद बताया गया भारत का नाम और क्षेत्र। भारत का नाम, तो भारत का नाम क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर भाग जो 1 दिया गया है, तो भारत एक राज्य संघ क्षेत्र होगा, ये बात कही गई है। तो भारत का नाम और वो जो क्षेत्र हैं तो संघीय व्यवस्था जो की गई है भारतीय संविधान में, तो सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत का अर्थात केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 यहाँ पर देख लेते हैं समानता का अधिकार। जो पहला अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पर देख रहे हैं समानता का अधिकार। सभी भारतीय चाहे हिंदू चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को यहाँ पर समान अधिकार दिए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वही हैं, अभी हमने यहाँ तक बताया दिया गया कि अनुच्छेद 1 में है भारत का नाम और क्षेत्र, इसके बाद अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आपको बताया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात निजता का अधिकार इसी को कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार। आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 32 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा हो, उल्लंघन या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या समस्या उत्पन्न कर रहा है हमारे जीवन जीने में, तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को लेकर हम अपनी याचिका न्यायपालिका में दायर कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 368। अब यहाँ पर अनुच्छेद 368 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन, यहाँ पर जो संविधान है भारतीय संविधान है तो ये लिखित है और हर एक देश से अर्थात विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। यहाँ पर संशोधन भी जो 395 अनुच्छेद हैं तो यहाँ पर संशोधन भी किया गया है कि अगर कोई चीज और भी जोड़नी है या कुछ हटानी है तो यहाँ संशोधित करके भी वो चीजें जोड़ी जा सकती हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर भारतीय संविधान जो संशोधन है वो 368 के तहत यहाँ पर संशोधन किया जाता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान हमारे देश की आधारशिला है। भारतीय संविधान जो है तो हमारे देश की आधारशिला है जो हमें एक सुनिश्चित न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने में मदद करता है। जो संविधान है हमारा तो हमारे भारत देश का मूल तत्व है, अर्थात संविधान हमारे देश की आधारशिला है जो हमें सुरक्षित रखता है और न्यायपूर्ण अर्थात न्याय दिलाता है और हमारे इस समाज में समृद्धशाली बनाने में मदद करता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय संविधान क्या है उसके बारे में जाना। अब देखते हैं भाग 1। भाग 1 में आप ये भारतीय संविधान जो है तो ये भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 जो यहाँ पर कहा गया है भारत एक संघ राज्य क्षेत्र होगा। भारत एक संघ राज्य क्षेत्र होगा। भारत एक संघ राज्य क्षेत्र होगा। यहां पर कहा गया है ये
अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक ये बात कही गई है कि भारत एक संघ राज्य क्षेत्र होगा। संघ का मतलब ये केंद्र से कहा गया है, और राज्य क्षेत्र अर्थात राज्य जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक संघ अर्थात एक केंद्र का निर्माण करेंगे। भाग 1, तो यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 शामिल किया गया है। इस भाग में भारत के संघ की परिभाषा अर्थात ये जो संघ है अर्थात केंद्र देश है, तो देश की यहाँ पर परिभाषा शामिल की गई है। इसके क्षेत्र और सीमाओं के बारे में भी विवरण दिया गया है। सीमाएं अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा या फिर मध्य प्रदेश की सीमा, राजस्थान की, यानी सभी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी की सीमाएं सभी मिलकर एक संघ बनाएंगे अर्थात केंद्र बनाएंगे। मुख्य बिंदु पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 1, यहाँ पर जो अनुच्छेद यहाँ पर 4 दिए गए हैं तो उन्हीं का यहाँ पर विवरण दिया गया है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत का नाम और क्षेत्र। भारत का नाम भारत है, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किस प्रकार से पड़ा, किस प्रकार से पुकारा जाता है, ये यहाँ पर, और भारत का निर्माण कैसे होता है ये बात, अर्थात केंद्र या संघ का निर्माण कैसे होता है ये बात यहाँ पर कही गई है। और क्षेत्र मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 2 में देख लेते हैं, संसद द्वारा क्षेत्र के विस्तार या संकुचन की शक्ति। यहाँ पर संसद के बारे में देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में बताया गया संसद द्वारा संसद में बनाया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं कि संपूर्ण भारत देश का जितना भी क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा जो है, तो इसके अंतर्गत आएगा। इसका पूरा राज्य क्षेत्र जितना है सब इसके अंडर में आएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण। यहाँ पर नए राज्य और भी नए राज्य बनाए जाते हैं, तो राज्यों का निर्माण किया जाता है अनुच्छेद 3 में। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भी किया जाता है। अगर क्षेत्रों में परिवर्तन या फिर उनसे कटकर अगर बनाना है किसी अलग राज्य को, जैसे 2000 में जैसे कि उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और यहाँ पर देखते हैं बिहार से कटकर जैसे झारखंड का निर्माण भी हुआ, और छत्तीसगढ़ का निर्माण भी हुआ सन 2000 में। तो इनका जो विवरण मिलता है तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 में मिलता है। 2 जून 2014 को यहाँ पर आंध्र प्रदेश से कटकर जो तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, तो इसका विवरण भी आपको अनुच्छेद 3 में ही मिलेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां यहाँ पर बनाई गई हैं। कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 4 है तो यहाँ पर अनुसूचियां हैं, जो संविधान की अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है उसके बारे में तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में ये बातें बताई गई हैं। तो इसका विवरण अनुच्छेद 4 में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इन अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान ने देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक व्यवस्था को परिभाषित किया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अनुच्छेद हैं तो इसी के माध्यम से भारतीय संविधान ने देश की एकता और अखंडता, जो भी देश की एकता और अखंडता है तो उसकी व्यवस्था इस संविधान के माध्यम से परिभाषित किया है। तो ये हमारी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये संविधान निर्माणकर्ता हैं। इनके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। हाँ,
एक प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर को, लेकिन इन्होंने अकेले, या भारतीय संविधान में इनकी अकेले की सोच शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारतीय संविधान सभा ने बनाया था, जो देश के कोने कोने से लोग आए थे, जिसमें 389 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग? 389 लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया या सहभागिता निभाई। तो यहाँ पर भारतीय संविधान को बनाने में भीमराव अंबेडकर का पूर्ण योगदान रहा, लेकिन इसको बनाने का श्रेय जो है तो भारतीय संविधान सभा को जाता है। इस सभा में 389 लोग शामिल किए गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आखिर इनको निर्माणकर्ता कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर को। तो ये संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ी, या फिर इनके मन में ये विचार कैसे आए कि भारत देश में भी एक ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जो देश की सत्ता है, देश की व्यवस्था है, वो इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त है कि यहाँ पर लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। तो उनके अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज उठाया और अपनी सोच शामिल की, और यहाँ पर एक नए युग का निर्माण करने हेतु भारतीय संविधान का निर्माण कर डाला। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब हरिजन वर्ग के लोग हैं, अर्थात एससी वर्ग के लोग हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा ये बहुत ज्यादा सताए जाते थे, इन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, इनको अधिकार नहीं दिया जाता था, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, अस्पृश्यता बहुत ज्यादा यहाँ पर विद्यमान थी भारतीय समाज में। तो यहाँ पर छुआछूत की भावना या जाति पात या धर्मवाद ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था हमारे भारत देश में। इस कारण से भीमराव अंबेडकर को देश के संविधान के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा क्या है, पानी के अधिकार के लिए बाबा साहब का सत्याग्रह। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, बाकी इनके जो फॉलोवर्स हैं, जितने अनुयायी हैं, जो बहुत ज्यादा सताए हुए हैं, जिन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, अगर पानी छू जाता था, इनके द्वारा अगर छू जाता था, तो उच्च वर्ग के लोग इन्हें पानी पीने तक नहीं देते थे और बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा देते थे, छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा विद्यमान थी। आगे देखते हैं, जिस तालाब से कुत्ता तक पानी पी सकता था, जिस तालाब से कुत्ता तक पानी पी सकता था, उसी तालाब से शूद्रों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों को अधिकार, अगर भीमराव अंबेडकर ना होते, अगर भारत देश का वर्तमान में संविधान ना होता, तो भारत देश कि जो नींव है इतनी मजबूत ना होती, और भारतीय समाज में इतने बदलाव हुए हैं तो इतना बदलाव ना होता। यहाँ पर इतनी ज्यादा रूढ़िवादिता रही, इतना ज्यादा अस्पृश्यता रही, इतना ज्यादा छुआछूत की भावना रही कि लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित थे, निम्न वर्ग के लोग अर्थात छोटी जात के लोगों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। जिस तालाब में कुत्ता तक पानी पी सकता था, उस तालाब में मनुष्य को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि भारतीय समाज की कितनी गलत सोच थी, कितनी बेकार सोच थी, जो ऐसी सोच रखते थे कि पशु को तो अच्छा मानते थे पर इंसान को अच्छा नहीं मानते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जो यहाँ पर पानी पी रहे हैं, और किस प्रकार से पी रहे हैं, मतलब किस प्रकार से दूर से पानी इन्हें दिया जाता था। ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आता है या बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तो ये सारी समस्याएं जो थी हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा विद्यमान थी, बहुत ज्यादा अस्पृश्यता थी। अस्पृश्यता का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, और देश के निर्माण में एक नई व्यवस्था लागू हुई। तो इस प्रकार से देश का संविधान का निर्माण हुआ। बाकी का आगे का जो मैटर है हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे जो यहाँ पर भाग 1 आपने देखा, आगे देखेंगे भाग 2, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान में भाग जो 2 है तो नागरिकता का अधिकार। यहाँ पर देखते हैं नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप। यहाँ पर सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता।
लोगों को जो नागरिकता अर्थात प्रदान की गई है, तो इसकी ये क्या है और किस प्रकार से प्रत्येक देश के लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। चलिए अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो बस क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। हमारा चैनल है स्टडी वेल 77। यहाँ पर आप जीएस जीके की जो क्लास चल रही है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम चित्र के माध्यम से जितने भी पिक्स वगैरह हैं सभी चित्रों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।